दोस्तों 2026 की शुरुआत योगी मोदी के तूफान से हो रही है। एक तरफ संजय राउत महाराष्ट्र के अंदर योगी आदित्यनाथ से डर गए, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के अंदर तो ममता बनर्जी योगी का हेलीकॉप्टर देखकर ही डर जाती है। उनका हेलीकॉप्टर उतरने ही नहीं दिया जाता। ऐसे में संजय राउत के बयान के बाद योगी और मोदी से क्यों डर रहा है विपक्ष, और 2026 के चुनाव में कैसे बड़ा खेल होने की तैयारी है, इसे ही समझेंगे। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी। और ऐसा है कि एक समय था, आपको यकीन नहीं होगा कि बाला साहब ठाकरे जी, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी बोलते थे कि मैंने बाबरी को लात मारकर गिराया, 17 मिनट में गिराया, राम मंदिर आंदोलन में मैंने हिस्सा लिया। और आज ऐसा सियासी धर्मांतरण, कन्वर्जन आपने देखा होगा, चावल की थैली से कन्वर्जन होता है। सियासी कन्वर्जन ऐसा हुआ है कि उद्धव सेना बनी सोनिया सेना, यूबीटी बनी उद्धव भाईजान तंजीम, और जिन लोगों ने सौगंध राम की खाएंगे मंदिर वही बनाएंगे का नारा दिया था, आज जब दूसरी वर्षगांठ है प्राण प्रतिष्ठा की, तो उस दिन पर ये कहते हैं कि जय श्री राम का नारा हम लगने नहीं देंगे। इस तरीके की सर सिचुएशन हो गई है। बताइए, आप शिवसेना का उदय और शिवसेना की शुरुआतियों से हिंदू एजेंडे से हुई थी, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन पूरे तरीके से बाला साहेब ठाकरे का जो वर्चस्व था या फिर जो उन्होंने शुरू किया था, उस सब को मिट्टी में मिलाने का काम कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। और इस सर डायरेक्ट मैसेज भी है, नगर पालिका के इलेक्शन हो, मुंबई महाराष्ट्र विधानसभा हो, लोकसभा हो, हर जगह तो ये इसीलिए 2-4 सीटें भी नहीं मिल रही आज की डेट में तो। लेकिन योगी आदित्यनाथ को लेकर संजय राउत का ये बयान क्या बता रहा है सर? देखिए, पहले तो संजय राउत जोकर है, ठीक है ना। हम्म, उसको कोई महाराष्ट्र में सीरियसली नहीं लेता, वो जोकर है। और संजय राउत जो बर्बादी का कारण बना है उद्धव जी का, उद्धव जी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा। पर एक बात बताऊं, अभी आप थोड़े दिन देर बाद गूगल करना, या हो सके तो इसमें डाल भी देना बाद में। ये वही संजय राउत है जिसने, जब एनडीए के साथ थे तभी संजय राउत बोलता था मुसलमानों के वोटिंग राइट खत्म हो जाने चाहिए। ये वही संजय राउत है जिसका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि बाबरी को हमने 17 मिनट में लात मारकर गिराया। और आज संजय राउत क्या बोलता है कि भाई जय श्री राम का नारा नहीं लगना चाहिए। चलिए, योगी मोदी को तो, वो तो चलो राजनीतिक पर्सनैलिटी है, पर राम जी और महाराष्ट्र के बीच में आप बैर डालेंगे क्या? अरे भाई, आप तो ये बताइए कि छत्रपति शिवाजी महाराज, ये हिंदवी स्वराज के ही तो सबसे बड़े हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। भाई, उनका बिल्कुल। जो झंडा था वो भगवा रंग का। और जय शिवाजी जय भवानी, अब जय शिवाजी जय भवानी और जय श्री राम, इसमें कोई दो अलग अलग विरोधाभास पाए जा सकते हैं क्या? ये सब एक ही है। पर देखिए, जो जय सोनिया रोम बोलने वाले आज जय श्री राम का विरोध कर रहे हैं। और ये वही संजय राउत है, यही उद्धव ठाकरे की पार्टी है। इन्होंने हिंदुत्व को गाली देने वाले लोगों को पकड़ा है, हिंदुत्व को आईसिस बोको हराम जो बोलते हैं उनके साथ बैठे हैं, राम मंदिर को जो बेकार बोलते हैं उनके साथ बैठे हैं। हिंदू दीपक तमिलनाडु में जलाता है, उसके जज के खिलाफ इंपीचमेंट लाने का काम तो संजय राउत और उद्धव ठाकरे की पार्टी उसको साइन करती है। सावरकर जी को जो गालियां देते हैं उनके साथ बैठे हैं। तो मैं कह रहा हूं ना, ये सियासी धर्मांतरण, पॉलिटिकल कन्वर्जन जो हुआ है, ये उद्धव ठाकरे की पार्टी के बारे में कहा जाता था कि ये हिंदुत्व का शेर है। आज ये सेकुलरिज्म और सोनिया जी की भीगी बिल्ली बन चुके हैं। लेकिन सर, जिस तरीके से संजय राउत, मान लीजिए, वो बयान उटपटांग देता ही रहता है, लेकिन ये बयान से बढ़कर एक खौफ बता रहा है कि आज भाई जिस तरीके का डर इन विपक्षी नेताओं में पैदा हो गया है, सिर्फ खोखली बयानबाजी और इसके अलावा कुछ आता जाता नहीं है। ममता बनर्जी योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने देती थी। बंगाल में सर क्या तस्वीर आपको नजर आ रही है? क्योंकि बंगाल में अमित शाह ने डायरेक्ट टारगेट दे दिया है कि 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बन रही है। देखिए, बंगाल में केवल हम चुनाव के दृष्टिकोण से वहां पे जो है नहीं उतरे हैं। चुनाव जीतना हारना तो एक अलग विषय है, चुनाव तो हम निश्चित जीत रहे बंगाल में। पर ये चुनाव की लड़ाई नहीं, ये भारत और बंगाल की संस्कृति, सभ्यता, सिविलाइजेशन को बचाने की लड़ाई है। क्यों? अभी बांग्लादेश में आपने देखा होगा, दीपू दास की हत्या की गई, हिंदुओं की हत्या हो रही है लगातार इस्लामिक जिहादियों के द्वारा।
यही चीज आपने मुर्शिदाबाद में हरगोविंद दास और चंदन दास की देखी हत्या। बंगाल में, बांग्लादेश में आपने देखा होगा इस्कॉन पे प्रतिबंध। यही चीज ममता बनर्जी भारतीय सेवाश्रम और रामकृष्ण मिशन को गालियां देती है। बांग्लादेश में आपने देखा होगा कि हिंदू पूजाओं पे, हिंदू आरती वगैरह पे प्रतिबंध लगाया जाता है। बंगाल में आपने देखा होगा अभी हाल ही में एक सिंगर जागोमा गा रही थी, तो जागोमा पर अटैक किया टीएमसी के एक जिहादी नेता ने उनके ऊपर। और बाबरी जिंदाबाद बोलना अलाउड है। ये हुमायूं कबीर बाबरी जिंदाबाद बोलता है, उसको नहीं रोका जा रहा। तो जिस बंगाल से राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों निकले हैं, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल क्या बयान दिया पता है आपको? पहलगाम भारत ने करवाया। और आज सनातन पांडे नाम के समाजवादी पार्टी के सांसद भी है, उन्होंने कहा कि पुलवामा भारत ने करवाया। तो सोचिए कि ये इंडिया अलायंस एक मोदी विरोध में, योगी विरोध में उतरते उतरते देश विरोध में उतर चुका है। और दूसरा, एक सौगत रॉय का स्टेटमेंट आपने देखा होगा 4 दिन पहले आया था कि ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री तो है, पर वो बांग्लादेश में बड़ी पॉपुलर है। ये क्यों स्टेटमेंट दिया गया? क्योंकि मां माटी मानुष नहीं, आज बंगाल में है बाबरी भारी भ्रष्टाचारी। बाबरी बनाने वाला हुमायूं कबीर खुला घूम रहा है। जिस प्रकार से बलात्कारी खुले घूम रहे, शाहजहां शेख से लेकर जो बाकी बलात्कारी है उनका संरक्षण करती है ममता बनर्जी। और बाहरी घुसपैठियों के लिए जो एसआईआर से लेकर एनआरसी का विरोध करती है ममता बनर्जी, ये दिखाता है कि ये बाबरी, बाहरी और भ्रष्टाचारी इनके साथ हो चुके टीएमसी। सर, एक बहुत बड़ी बात अमिताभ अग्निहोत्री सर ने की थी, वरिष्ठ पत्रकार है उत्तर प्रदेश के। जब मेरी उनसे बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि ये मसला सिर्फ बाबरी का नहीं है। मस्जिद तो हिंदुस्तान में और जगह भी बनती रही है, लेकिन जिस हिसाब से ये एक कवायद शुरू की जा रही है बंगाल की धरती से, बीजेपी शासित राज्यों में तो संभव ही नहीं है, लेकिन विपक्षी राज्यों में जो एक कवायद बुनी जा रही है, ममता ने इस पर रोक नहीं लगाई, तो कल को ये जो मैसेजिंग हो रही है, ये बड़े पैमाने पर ना होने लग जाए और सौहार्द बिगाड़ने की एक कोशिश हो रही है। आप मुझे एक बात बताइए आदर्श जी, जर्मनी में हिटलर के नाम की चर्च बन सकती है? जर्मनी में हिटलर के नाम की चर्च बन सकती है? नहीं बन सकती। भारत में या पंजाब में जहां पे जलियांवाला बाग हुआ, वहां पे जनरल डायर के नाम का चर्च बन सकता है? नहीं बन सकता। नहीं। तो जिस बाबर ने अत्याचार किए, आक्रांता था, हिंदुओं को मारा, मुगल वंशावली ने हिंदुओं को मारा, मंदिर तोड़े, क्या बाबरी के नाम से मस्जिद बन सकती है? मस्जिद बना ही है। देश में हजारों मस्जिदें, लाखों मस्जिदें, मस्जिद से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, पर बाबरी नाम का कोई ढांचा इस देश में नहीं बन सकता, जैसे हिटलर के नाम की चर्च नहीं बन सकती। और देखिए, ये तो मुसलमानों को समझना चाहिए भाई। मुसलमान और ये एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे मस्जिद बनाए, मुसलमान उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पे मस्जिद बनाए, मुसलमान वीर अब्दुल हामिद के नाम पे मस्जिद बनाए, या मुसलमान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे मस्जिद बनाए, पर ये मस्जिद बाबर के नाम पे कैसे बन सकती है? बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना मस्जिद के लिए भी गलत है और भारत के हिंदुओं के लिए भी गलत है। तो दोनों दृष्टिकोण से गलत है। और बाबरी, देखो, ये मानसिकता है। बाबरी मानसिकता का सर्वनाश करना बहुत जरूरी है। जो समझता है कि क्योंकि वो मुगल है, उनका आक्रांता होना ठीक है, हिंदुओं का नरसंहार ठीक है, काफिर कहकर मार देना ठीक है, ऐसी मानसिकता विभाजन के बीज बोने वाली मानसिकता है। इसी ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए, इसी ने भारत के 2 टुकड़े किए। आने वाले दिनों में भारत के और टुकड़े नहीं हो सकते, इसलिए बाबरी को वहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है सर। और क्योंकि आपने अभी कुछ देर पहले पुलवामा और बाकी चीजों का भी जिक्र किया, तो महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी इलेक्शन और उससे पहले कुछ दिन पहले कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री का बयान वहां आ जाना कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो भाई हमारा कोई रोल ही नहीं था, सब पाकिस्तान कर रहा था, हम तमाशा देख रहे थे। ये कांग्रेस वाले ऐसा बयान देने की इनकी आदत हो गई है, या फिर दिल्ली से ही बुलवाया जाता है इन्हें जबरदस्ती? आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस है। ये इस्लामाबाद से संचालित कांग्रेस है। और राहुल गांधी एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ पाकिस्तान है। ये लीडर ऑफ पाकिस्तान है और ये इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस है। इसीलिए 370 पर पाकिस्तान का स्टैंड लेते हैं, 26/11 के बाद पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं,
ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें अभी पाकिस्तान के लोगों ने बताया कि भाई एक बंकर में छुप गया था, एक नूर खान बेस डिस्ट्रॉय हुआ था, फिर भी बोलते ऑपरेशन सिंदूर फेलियर, बोलते सेना की आवश्यकता नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल, बालाकोट एयर स्ट्राइक पे सवाल, कौन उठा रहा है? वो लोग जिन्होंने 26/11 के बाद कोई कार्रवाई नहीं की, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया। तो ये पाकिस्तान को कहो भाईजान, सेना का करो अपमान, ये कांग्रेस की बन चुकी है पहचान। और ये पुरानी बात है, सड़क का गुंडा किसने बोला सेना प्रमुख को? खून की दलाली किसने बोला? आपको पता है जब कारगिल विजय दिवस हुआ, कारगिल का युद्ध हम जीते, फिर बीजेपी की सरकार चली गई थी, कांग्रेस की 2004 में आई, 4 से लेकर 9 तक कांग्रेस ने कारगिल विजय दिवस नहीं मनाया और ये कहा कि ये बीजेपी का युद्ध था। आपको पता है कि और ये अभी जो पृथ्वीराज चौहान ने बोला कि सेना की आवश्यकता नहीं, 12 लाख सैनिकों को किसी और काम पे लगा दो, ये बात सबसे पहले पता है किसने बोली है? नेहरू जी ने। आपको हैरानी होगी कि भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947। हाँ। 1949 तक हमारा आर्मी चीफ भारतीय नहीं था, आपको पता है ये बात? फॉरेनर था 1949 तक। एनीवे, क्यों फॉरेनर था उसमें अलग से जाएंगे। नेहरू जी को हमारे आर्मी चीफ ने बताया कि नेहरू जी ये मिलिट्री प्लान है भारत का, तो नेहरू जी ने उसको पता है बोला क्या? उन्होंने बोला ये मिलिट्री प्लान की आवश्यकता नहीं, भारत अहिंसक देश है, हिंसा में विश्वास नहीं रखता, मिलिट्री को बंद कर दो। फिर राहुल गांधी ने भी ये बयान दिया है, राहुल गांधी ने 4-5 साल पहले बयान दिया कि अगर लेबरर और फार्मर है तो हमको सेना की आवश्यकता नहीं। अरे भाई, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था। तो ये किसान, ये सैनिक विरोधी या आर्मी विरोधी कांग्रेस पहले से रही है। सर 2026 के इलेक्शन की शुरुआत बीएमसी इलेक्शन से हो रही है, देश का सबसे बड़ा महानगर पालिका। और यहाँ पे बीजेपी शिवसेना की सीटों का बंटवारा भी हो गया, फॉर्मूला भी तय हो गया, सारी चीजें, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई। दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से कोई हलचल नहीं। क्या आप अब ये हारने की उनकी आदत बन गई है या वो पहले ही मैदान छोड़कर भाग गए हैं? आपको क्या लगता है सर, क्यों दूसरे पक्ष की तरफ से इतनी देरी हो रही है? देखिए, मैंने इसको एक कविता के रूप में बनाया है। ताउम्र विपक्ष रहता है इन डेलुलू, सच देखने की हिम्मत नहीं, ना है इनके पास कोई सोलुलू। चुनाव के समय जाते हैं होनोलुलु और फिर चुनाव हारने के बाद बोलते हैं इलेक्शन कमीशन व्हाट डिड यू डू। ये देखिए, जैसे राहुल गांधी विदेश भ्रमण में रहते हैं, बिहार चुनाव में भी वो जंगल सफारी गए, कोलंबिया गए, वैसे महाराष्ट्र का राहुल गांधी, आदित्य ठाकरे, वो और उद्धव जी बाहर नहीं निकलते, मातोश्री में बंद रहते हैं, वो कैंपेनिंग करते नहीं है। अब उन्होंने राज ठाकरे से हाथ मिला लिया है। उद्धव ठाकरे आज भी इंडिया अलायंस में है, वो राज ठाकरे उत्तर प्रदेश के लोगों को पीटता है और अखिलेश यादव उस पर कुछ नहीं बोलते। ये गजब की बात है। एनीवे, तो इनके पास ना कैंपेनिंग करना है, ना मेहनत करनी है, ना जनता के पास जाना है। चुनाव हारेंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे, ये इनका पूरा प्रोग्राम है। ये राहुल गांधी दिल्ली में करते हैं और आदित्य ठाकरे मुंबई में करते हैं। और इस बार आप लोगों का क्या क्या प्लान है सर? बीएमसी इलेक्शन में क्या टारगेट आपकी पार्टी लेकर चल रही है? देखिए, ऐसा है, केवल बीएमसी नहीं, बीएमसी के अलावा बहुत सारे महानगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं। आप एक चीज नोट कीजिए, महाराष्ट्र के जब विधानसभा के चुनाव हुए तो किसी ने नहीं कहा कि बीजेपी तीसरी बार जीतेगी। हमने बोला हम जीतेंगे और सबसे प्रचंड बहुमत से हम जीते। उसके एक साल बाद, मतलब अभी नवंबर 2025 में या दिसंबर 2025 में, भी ये कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा कि नगर निकाय के भी चुनाव हुए, जिसमें कि हाँ। 288 बॉडीज में केवल भारतीय जनता पार्टी को 117 में जीत मिली। और बीजेपी शिवसेना को लेकर अगर आप जोड़ दें तो 75% बॉडी में हम लोग जीते। और इसी प्रकार से अब महानगर पालिका में भी चाहे राज और गुंडा राज एक साथ आ जाए, तब भी भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पे और महायुति अलायंस के रूप में इसमें प्रचंड बहुमत हर महानगर पालिका में अर्जित करेगी। और महाराष्ट्र की जनता का आशीर्वाद, नरेंद्र मोदी जी, फडणवीस जी, हमारी बीजेपी महाराष्ट्र के साथ सदैव है, इसका प्रमाण मिल चुका है। सर सवाल इस बात को लेकर उठते हैं कि क्या महायुति में सब कुछ ठीक है, शिवसेना और बीजेपी के बीच में और अजित पवार के बीच में भी? देखिए, हमारी जो अलायंस बनी स्टार्टिंग से, हाँ। कई 25-30 वर्षों से, हमारी शिवसेना के साथ आइडियोलॉजिकल अलायंस है। एग्जैक्ट। उद्धव ठाकरे जी तो अब किसी और आइडियोलॉजी पर ही चले गए। हम लोग ने शुरुआत में डिस्कस किया, जो विरासत पार्टी की, सिंबल की और बाला साहब ठाकरे जी की है,
वो एकनाथ जी की शिंदे सेना जिसको कहते हैं उनके साथ है, और उनके साथ या बाला साहेब ठाकरे जी के साथ हमारा भावनात्मक जुड़ाव है, विचारधारा का जुड़ाव है, और वर्षों से। तो वो हमारा एक पॉलिटिकल नहीं, आइडियोलॉजिकल अलायंस है। और जहां तक अजीत दादा है, अजीत दादा के साथ हमारा टैक्टिकल अलायंस बाद में हुआ। तो हाँ। टैक्टिकल और प्रैक्टिकल है वो। तो टैक्टिकल और प्रैक्टिकल समय अनुसार, स्थितियों अनुसार चेंज हो सकता है। आइडियोलॉजिकल के साथ तो हम लोग है ही। क्या पर आप हमारी सर? हाँ। विधानसभा में, जैसे कि महाराष्ट्र सरकार में, हमारी महायुति में एनसीपी, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और हम तीनों हैं। पर अब लोकल लेवल पे कहीं पर टैक्टिकल और प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो वहां पर एकनाथ जी और हम तो साथ में ही है। तो अलायंस तो है ही, आइडियोलॉजिकल अलायंस महायुति का वहीं पे है। सर, आखिर के छोटे छोटे दो सवाल, इन्हीं को ये जवाब से आप वाइंड अप कर दीजिएगा। एक तो ये है कि क्या राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे आने के बाद कोई चुनौती पेश हो रही है? दूसरा, जब बीजेपी 2026 में कदम रख रही है, तो 2024 के बाद से लगातार उपलब्धियां हुई हैं, चाहे नगर पालिका के इलेक्शन हो, चाहे राज्य के विधानसभा के इलेक्शन हो, केरल से लेकर बंगाल हो, या फिर दिल्ली से लेकर आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहां जहां कदम बढ़ रहे हैं वहां वहां जीत हासिल हो रही है। तो इसे कैसे कैरी फॉरवर्ड करने की तैयारी है? 5 राज्यों में इलेक्शन, बीएमसी के इलेक्शन, और दूसरा ये उद्धव और राज ठाकरे का साथ आना। देखिए, उद्धव जी, राज ठाकरे जी साथ आए तो ये तो 0+0 साथ आए, तो 0 और 0 0 ही होता है। हम और भी बड़े मार्जिन से जीतेंगे भाई। देखिए, जो महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से जानते हैं वो समझेंगे कि कांग्रेस और उद्धव सेना का साथ में आना मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरह था। तब बहुत लोगों ने कहा कि अरे क्या अलायंस बना है, अब बीजेपी गई। क्या हुआ? बीजेपी को ऐतिहासिक मैंडेट विधानसभा में मिला। इन दोनों के साथ आने से, देखिए, दल मिलने से दिल नहीं मिलते। ये तो अपने ठाकरे नाम को बचाने के लिए, अपने परिवार के अस्तित्व को बचाने के लिए साथ आए। तो साथ आने दीजिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हम लोग महायुति और भी बड़े मार्जिन से जीतेगी। जहां तक 26 की बात है, जो 24 से आप कह रहे हैं कि हम लोग जीते हैं बहुत सारे चुनाव, और 25 में भी बहुत सारे विधानसभा चुनाव जीते हैं, बिहार, दिल्ली लास्ट जीता है। देखिए, अब 26 में बंगाल की लड़ाई, जैसे मैंने आपको बताया, सिविलाइजेशनल लड़ाई है, और केरल की भी लड़ाई है। तो हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, मेरे हिसाब से बंगाल, केरल, पंजाब और कश्मीर, ये 4 जगह पर हमारा जो राष्ट्रीय सुरक्षा का ग्रिड भी बनता है, ये 4 जगह पर हमारी विचारधारा का ग्रिड भी बनता है। हमारे तो फाउंडर ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। केरल से आदि शंकराचार्य, पंजाब से भारत की सेना की ताकत, और कश्मीर भारत का मुकुट, जहां से 370 को हमने कब्र में गाड़ा। तो ये चारों जो है, नेशनल सिक्योरिटी और आइडियोलॉजिकल ग्रिड है हमारे, और इसको भी हम लोग आने वाले वर्षों में जीतेंगे। ठीक है सर, केरल में तो आपने कदम बढ़ा ही दिया है, राजधानी पर कब्जा कर लिया है, और उम्मीद यही है कि भले ही थोड़ा देर से ही सही, लेकिन आरएसएस बीजेपी ने जो मिलकर स्ट्रेटेजी वहां पर यूज की है, उसका 2026 में कुछ फायदा और कुछ परिणाम जरूर दिखाई देगा। और बंगाल को लेकर आपकी पार्टी, आप लोग ऑलरेडी बहुत आश्वस्त हैं। घुसपैठियों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारियां शुरू हो गई हैं, माहौल बन रहा है उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल में भी। बंगाल बहुत बहुत में शुक्रिया। हाँ सर, बताइए सर। बंगाल में लड़ाई राम हाँ। बनाम बाबर है। हाँ। राम का मतलब है र से राष्ट्रीय सुरक्षा, अ से हाँ। अर्थव्यवस्था, और म से मेक बंगाल ग्रेट अगेन। बंगाल एक समय पर 20% हमारी जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता था। बंगाल में एक समय पर 100 रुपए अगर भारतीय कमाता था तो बंगाली 125 रुपए कमाता था। बंगाल में हजारों फैक्ट्रियां आती थी, आज हजारों फैक्ट्रियां जा रही है। बंगाल में एक समय पर वो भारत को दिशा देता था, आज वो एचडीआई इंडेक्स में सबसे कम तर स्तर पे आ चुका है। तो बंगाल को, बंगाल की संस्कृति को हम लोगों को भारी से बचाना है, बंगाल के युवाओं के लिए काम करना है। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और मेक बंगाल ग्रेट अगेन, राम वर्सेस सामने वाला क्या दे रहा है, बाबर। सामने वाले के हम्म। पास केवल बाबर है। तो ये राम वर्सेस बाबर की लड़ाई। और यही बाबर ऐसा लग रहा है, क्योंकि यही बाबर कहीं ना कहीं ममता की जड़ें भी इस बार काट सकता है, हिला सकता है पश्चिम बंगाल के अंदर, जिस हिसाब से तैयारी आप लोगों की नजर आ रही है।
उम्मीद है कि 2026 जिस तरीके से परिणाम आए उसे आगे क्या देखने को मिलेगा, ये पूरे देश की निगाह है। बहुत-बहुत शुक्रिया शहजाद सर आपका समय जय श्री देने राम। के लिए हमें। आप जुड़े। जय श्री राम, वंदे मातरम सर। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। तो दोस्तों बीएमसी से लेकर पश्चिम बंगाल में योगी और मोदी के तूफान को लेकर कैसे ममता बनर्जी और संजय राउत से लेकर उद्धव सेना वहां डरी हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? क्या इस बार 2026 में पश्चिम बंगाल और बीएमसी के इलेक्शन में भी बड़े खेल की तैयारी है? मोदी और योगी से क्यों डर रहा है विपक्ष? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा दोस्तों। और अगर शहजाद सर के साथ ये बातचीत हमारी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।